Question number 31. What is the definition of the potential difference across an electrical component? So if you may remember the potential difference, it's defined using this formula. So the work done per unit charge or the energy transferred per unit charge, both of these are correct. Here we have B. Keep in mind it's not a force. Even the electromotive force is not a force. That is also the energy transferred or the work done. Let's go on to the next question. The next question says which graph shows the IV characteristic of a filament lamp. So filament lamp का कौन सा ग्राफ है इनमें से? So remember that for a filament lamp उसका resistance बढ़ रहा होता है with time because it's getting hotter and hotter. So इस वजह से उसकी एक lattice explanation भी है that the atoms are vibrating more frequently, making it harder for the electrons to pass through. So resistance बढ़ रहा होता है. On a graph इसका मतलब ये होता है कि V is growing faster than I. लेकिन how you can remember it is जब भी resistance बढ़ रहा है, the graph curves towards the V axis. So ये voltage axis की तरफ curve करेगा जब जब resistance बढ़ रहा है. यहाँ पे ये कब हो रहा है? It's happening in D. So this is the correct option here. Next question, question number 33. A metal wire has a length of 2.5 meters, cross-sectional area of this much, और आपको resistivity भी दी हुई है as this much. The wire is stretched so that its length increases to 2.65 meters. The wire remains cylindrical and the volume of the wire remains constant. What is the change in the resistance of the wire? ठीक है जी. तो आपको ये formula obviously पता होना चाहिए. R equals rho L over A. या अगर आपको ये भी याद हो rho equals RA over L, that's also the same thing. तो पहले इसने आपको दिया हुआ है कि इसकी रेजिस्टेंस तो खैर नहीं दी हुई, इसने आपसे पूछा हुआ है कि इसकी रेजिस्टेंस को क्या होगा, व्हाट इज़ द चेंज इन रेजिस्टेंस. पहले पुराना वाला R निकाल लेते हैं बिफोर द स्ट्रेचिंग हैपन्स. सो रो है 3.5 इंटू 10 टू दी -7. रेजिस्टिविटी आ गया L इज़ 2.5 और एरिया है 4.50 टाइम्स 10 टू दी -6. ये जब निकालेंगे दिस टर्न्स आउट टू बी 0.1944. सो 0.194 कह लेते हैं अभी 3SF टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस. फिर इसने कहा है कि भाई वायर को जब स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती है लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहता है. यहाँ आपको दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ आपको दिया है लेंथ. सो नेचुरली यू नो कि भाई वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स लेंथ. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब पहले आपका जो वॉल्यूम था दैट वाज corresponding to a length of this much and a cross sectional area of this much. मैं अभी कैलकुलेट भी नहीं कर रहा. ठीक है. फिर मुझे पता है कि भाई नया वॉल्यूम भी उतना ही है. सो दिस थिंग हियर शुड स्टिल बी इक्वल टू द A टाइम्स L. सही है. लेंथ नई वाली 2.65 है एंड आई नीड द न्यू A टू बेसिकली यूज द रेजिस्टेंस फॉर्मूला अगेन. इसमें से बस आप इसको रीअरेंज करके A निकाल लें. So 2.5 into 4.5 into 10 to the -6 over 2.65 ये आता है 4.245. So सिर्फ आपके लिखने के लिए, आप लोगों के देखने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ. यूज़ में कैलकुलेटर वैल्यू ही करूँगा. Then I need to find R. That would be rho L over A again. Rho उतना ही है. This is 2.5 से 2.65 हो गया and this has become 4.25 into 10 to the -6. तो इससे आपका आंसर आता है. So this is 0.218 ohms. इसका चेंज फिर बस आप निकाल लें. अब यहाँ पे इसका एक और ज़्यादा स्मार्ट तरीका भी था. For anybody who has done a lot of practice, उन्हें फ़ौरन पता चल जाएगा कि भाई वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में अगर वॉल्यूम सेम है तो एरिया और लेंथ बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं. सो फ्रॉम 2.5 टू 2.6 ये जो फैक्टर चेंज है एरिया का उल्टा फैक्टर चेंज होगा. सही है. एरिया ये जिस प्रोपोर्शन से बड़ा है एरिया उस प्रोपोर्शन से कम हुआ होगा. बट एरिया इज बीइंग डिवाइडेड. सो बेसिकली व्हाट यू कुड हैव आल्सो डन इज ये पुराना रेजिस्टेंस था
लेंथ की वजह से इट्स गोइंग टू इंक्रीज बाय दिस प्रोपोर्शन, एंड बिकॉज एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया उसी प्रोपोर्शन से कम होगा, बट बिकॉज इट्स बीइंग डिवाइडेड ये भी रेजिस्टेंस को उतने ही प्रोपोर्शन से बढ़ाएगा, सो दिस विल बेसिकली बी स्क्वायर्ड। ये भी आप कर सकते थे, फॉर समबडी हु इज स्मार्ट दे कैन आइडेंटिफाई दिस खुद से ही, एंड उससे भी इफ यू चेक द आंसर इज गोइंग टू बी स्टिल द सेम। सो 0.218 minus 0.194, this turns out to be 0.024, so 33 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। सो इन रिसेंट एग्जाम्स इस तरीके के सवाल भी बहुत आने लगे हैं, वेयर दे जस्ट आस्क यू फॉर द सर्किट सिंबल ऑफ समथिंग, एंड अगेन यू मस्ट मेक श्योर कि आपको ये पता हो, बिकॉज इवन दो इट्स नॉट covered all that much in the theory part in the paper 2 questions for example when we see it, लेकिन ये आते हैं। So for a microphone the answer is C, and let me also tell you what the others are। अगर आपने normal bells भी देखी हो, so this is how a bell looks like, ये electric bell का symbol है, ये वाला buzzer का symbol होता है, अभी जो हमने किया that's a mic, and this one is a loudspeaker। So this is how these different circuit symbols are। This question says a battery with internal resistance, तो यहाँ पे internal resistance obviously consider करना है, is connected to a fixed resistor, ammeter and voltmeter as shown। सब कुछ सही से connect हुआ हुआ, ammeter is in series, voltmeter is in parallel as it should be। Battery is replaced by a different battery that has the same EMF but a greater internal resistance। So internal resistance बढ़ गया है। What happens to the readings on the ammeter and the voltmeter? So एक equation अगर आपके जहन में होगी हमेशा तो काम बहुत आसान हो जाएगा, which is the terminal potential difference की equation, that's the EMF of the battery minus the lost volts against the internal resistance। So जो भी EMF है बैटरी का minus the voltage which is lost across the internal resistance here, that's going to be the EMF जो बाकी के सर्किट को नजर आएगा। ठीक है, एमीटर रीडिंग को क्या होगा, तो भाई आपके पास अब एक ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई है ना, सो टोटल रेजिस्टेंस गोज अप, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गोज अप, नेचुरली इसका मतलब है आपका करंट कम हो जाएगा। सही है, बाय सिंपल V ओवर R, R बढ़ गया तो आपका I equals V over R, your I would go down। वोल्ट मीटर रीडिंग को क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम वोल्ट मीटर के बारे में सोचें तो बेसिकली दो ही रेजिस्टर्स है ना, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक ये जो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर कह लें, ये वो है। अब जब आपका ये इंटरनल रेजिस्टर बड़ा हो चुका है, इफ़ आई राइट डाउन दी वोल्टेज डिवाइडर इक्वेशन, तो मुझे पता है कि भाई अगर मैं लिखूँ, let's say I write down the voltage across this because that's what the voltmeter is monitoring। So मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो voltage है across this big resistor R, ये क्या है, R over R plus small r times EMF of the battery E। ठीक है, अब अगर R आपका बड़ा हो चुका है, इस एक्सप्रेशन से नज़र आ रहा है आपको कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, सो ये ओवरऑल चीज़ छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर रीडिंग विल रिड्यूस। इसको समझने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, इट्स नाउ गोइंग टू टेक अ लार्जर शेयर ऑफ दिस EMF सोर्स, और फिर दूसरे वाले को कम मिल रहा होगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अनदर वे। सो एमीटर रीडिंग decreases and the voltmeter reading also decreases, so option A।